ज़रान, मैं जानता हूँ मैं खुद गर्ज़ हो गया हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हो गया हूँ मैं, और बता दूँगा मैं आपको सब, पर इस तरह नहीं जिस तरह तू चाहता है। अफनान कुछ देर वहाँ रहने के बाद चला गया था। बारिश बहुत हो रही थी। ज़रान कहाँ रह गया है, परेशान करना शुरू कर दिया इस लड़के ने। अनीसा बेगम की एक नज़र बाहर मेन गेट पर थी तो एक नज़र आफाक साहब पर, जिन्हें वो शिकायत कर रही थी बहुत ज़्यादा। फूफा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? ज़रान आ जाएंगे, आप बैठे यहाँ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, साथ पकौड़े भी बनाए हैं वो भी लाती हूँ, वो कहते हुए लिविंग रूम से बाहर निकली थी कि ज़रान पूरी तरह से भीगते हुए अंदर दाखिल हुआ था। ज़रान भाई, लुकिंग हैंडसम, मॉडल लग रहे हो ब्रिटिश मैगजीन के। इसकी वाइट शर्ट, बिखरे बिखरे बाल, माथे से टपकते पानी के कतरे इसे और खूबसूरत जाहिर कर रहे थे। आपकी नज़रें जैसे इसकी गीली शर्ट पर पड़ी थी, वो नज़रें नीची करके किचन में भाग गई थी। ज़रान, कहाँ रह गए थे बेटा इतने ख़राब मौसम में, और इतना कैसे भीग गए बारिश में? ज़रान की निगाहें अभी भी इसके ताक़ुब में थी जो किचन में जा रही थी कि अनीसा बेगम की आवाज़ ने इसे नज़र हटाने पर मजबूर कर दिया था। अम्मी, एक ज़रूरी काम था जो करना बहुत ज़रूरी था, गाड़ी ख़राब हो गई थी तो पैदल आना पड़ा। ज़रान, ये टॉवल में कपड़े निकाल दूँ? सवेरा ने टॉवल आगे करते हुए कहा था, और नायाब भी पकौड़ों की प्लेट लेकर आ गई थी। मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ सवेरा। अम्मी, मेरे कमरे में चाय और ये पकौड़े ज़रा ज़्यादा भेजना, बहुत दिन हो गए ना। तीखा सुनने को मिला ना खाने को। वो एक पकौड़ा उठाकर चला गया था, बाकी तीनों को शौक छोड़कर। हा 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 बेटा और पकौड़े हैं बने हुए? इन्होंने हंसते हुए पूछा था जब सवेरा पाँव पटक कर वहाँ से चली गई थी गुस्से से। अल्तमश, मैं कह रही हूँ तुम्हारी बहन कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं बन रही है? इन माँ बेटी के साथ मैं दिलकश नहीं हूँ जो अपने घर बर्बाद होते देख चुपचाप बैठी रहूँ। मैं यास्मीन हूँ, मैं अपने साथ कोई भी ज़्यादती होते बर्दाश्त नहीं करूँगी, याद रखना। जाते जाते इनके हाथ से वो खाने की ट्रे नीचे गिर गई थी। सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मैं मरी हूँ, अब तुम्हारी अनीसा बाजी को इस दिलकश में पर तरस आ रहा है। अपनी दिलकश बाजी को समझा देना अल्तमश, मैं दिलकश को अब और नहीं देख सकती इस घर में। वो बिना ट्रे उठाए वहाँ से दरवाजे गुस्से से बंद करके गई थी। अल्तमश साहब व्हीलचेयर के हैंडल पर हाथ रखने की कोशिश की थी। दरवाज़ा फिर से खुला था, पर बहुत आहिस्ता से। अल्तमश की आंखें इन कदमों से होते हुए ऊपर चेहरे तक गई थी, और इस चेहरे पर निगाह पड़ते ही भर आई थी, और चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। इन्हें ये पता था कि दिलकश एक बार ज़रूर मिलने आएगी, चाहे कितनी ही नफरत क्यों ना हो अपने पर। इनके दिल को यकीन था अल्तमश वो अंदर आ गई थी जो जब्त का एक कतरा कैद था आंखों में। इस शख्स के लिए आज सब पाबंदियाँ तोड़कर निकल आया था। वो एक नाम जो वो इस तरह शादी के बाद लेती थी, पर अब इस नाम को सुनते हुए मोहब्बत ने एक हमदर्दी, एक तर्स महसूस हो रहा था। अल्तमश साहब को कैसे हैं आप? अल्तमश, आपको बुरा तो नहीं लगा आपके बेडरूम में आना? मेरा कमरे की लाइट जला दी थी इन्होंने। रोशनी आंखों में पड़ती वो बेबस इंसान अपने पलके झपका चुका था। वो आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। वो लफ्ज़ बेडरूम इस मफरूज शख्स को और ज़्यादा मफरूज कर गुजरा था। वो नज़रें उठाकर इस चेहरे को देखना चाहते थे जिसे कभी देखकर हकारत खाते थे। अल्तमश साहब, आह क्या गरूर से भरा ज़माना होता है जवानी का। आज मैं इस नवस्वानी चेहरे को देखने के लिए तरस रहा हूँ, पर शर्मिंदगी से भरी आंखें मेरी पलकें नहीं उठने दे रही। अल्तमश आखिरकार कुर्सी के सामने बिस्तर पर बैठने की हिम्मत कर ली थी। दिलकश ने वो पिछले कुछ दिनों से इस इंसान से बात करना चाहती थी, हाल पूछना चाहती थी। मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे अब आप? अभी भी सियाह रंगत से इतनी ही नफरत है आपको अल्तमश? अभी भी इन नज़रों में हकारत लिए बैठे हैं? अभी भी जब ज़िंदगी बहुत थोड़ी रह गई है अल्तमश? आप जानते हैं मैं मरने के बाद अल्लाह पाक से एक बात पर ज़रूर शिकायत करूँगी। अल्लाह के इंसानों ने मुझे अल्लाह के बनाए हुए रंग पर जीने नहीं दिया। कदम ब कदम मुझे सज़ा दी अल्लाह के बंदों ने। वो जो पाकीज़ा रिश्ता होता है निकाह का, जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास समझे जाते हैं, मुझे इसी रिश्ते में बहुत बेपर्दगी मिली। पर एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरे रंग का जो मजाक बनाया जाता रहा, रंग तो अल्लाह पाक के हैं ना सारे। मजाक फिर इंसान तस्वीर का बनाते हैं या इसे बनाने वाले का? बेसाख्ता इनकी नज़रें उठी थी अपनी साबका बीवी को आंख भरकर आज देख रहे थे। आज इन्हें सामने बैठी ज़िंदगी से हारी हुई औरत सबसे अलग लग रही थी। पर सिया नहीं, एक लड़ी बन गई थी आंसुओं की। वो सर को बार बार हिला रहे थे जब दिलकश की आंखों में भी आंसू बहना शुरू हो गए थे। मैंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी थी अल्तमश, मैंने मोहब्बत की थी अपने मिजाज खुदा से, आपसे। मियाँ बीवी के रिश्ते में ज़रूरी नहीं दोनों एक से हों, वफ़ा में भी मोहब्बत में अगर एक जालिम हो तो दूसरे को हक नहीं पहुँचता इसे कुछ कहने का, बद्दुआ देने मुझे भी नहीं था। मैंने इस दिन अल्लाह से ये ज़रूर कहा था आप ज़िंदगी के किसी पहर इस तकलीफ़ से गुजरे जो आपने मुझे दी थी। जब तलाक दी थी आपने अल्तमश, आपने एक औरत से नहीं एक बीवी से इसकी दुनिया छीन ली थी। मुझे इस दिन सांस नहीं आ रहा था जब तलाक दी थी आपने। मैं सुनती आई थी रूह निकल जाने से मौत होती है, मैं देखती आई थी सांस रुक जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। पर जब एक बीवी को तलाक मिल जाए तो वो जिंदा में कहाँ रहती है? वो रोते हुए जैसे वहाँ से जाने के लिए उठी थी। अल्तमश साहब ने इनका हाथ पकड़ लिया था जो पूरी तरह से काँप रहा था। वो लम्स, वो एहसास जैसे
वही थे 20 साल पुराने। जब मुड़ कर देखा तो वो नफ़ी में सर हिला रहे थे, रोक रहे थे, दिलकश को मना कर रहे थे कमरे से बाहर जाने पर। काश आपने इस वक्त मेरा हाथ पकड़ा होता, मुझे अपनी बीवी को, पर तब आप अपने अरूज पर थे। किसी बात में कैसी बात है ना अल्तमश, मर्द अपने अरूज पर आ जाने के बाद बहुत आसानी से सब छोड़ देता और देखता रहता है दूर खड़ा होकर सब तमाशा। पर मैं तो आपको आपके ज़वाल पर पाकर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही आपकी ये हालत अल्तमश। वो इनके कुर्सी के पास बैठ गई थी और जब दिलकश ने अपना दूसरा हाथ अल्तमश के भीगे हुए पर रखना चाहा तो इस हाथ और अल्तमश के चेहरे के दरमियान एक और हाथ आ गया था। इस खूबसूरत मुखड़े के सामने दो सियाह हाथ एक साथ थे। नयाब भी अपने घुटनों के बल दिलकश के पास अल्तमश साहब की व्हीलचेयर के सामने बैठ गई थी। अम्मी, जो आपकी बहन ने माजी में आपके साथ किया, आप इनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप ये नामहरम है आपके लिए। अम्मी अब्बू को आप अब ऐसे देख भी नहीं सकती। नयाब का हाथ अभी भी दरमियान में था। इस बात ने कलेजा जैसे काट दिया था अल्तमश साहब का, जो दिलकश के इस हाथ को देख रहे थे। नयाब तुम नहीं जानती तुम्हारे अब्बू से कितने सवाल जवाब करने थे। तुम नहीं जानती आज तुम्हारे अब्बू को इस हाल में देखकर कितनी अजियत में है मेरी रूह, और तुम कर्ब के इस लम्हे नामहरम की बात कहकर और खलिश पैदा कर रही हो मेरी ज़ख्मी रूह में। अब नहीं तो कब लूँगी हिसाब अल्तमश। रोज़े महशर आप तो अब नज़रें चुरा रहे हैं, तब हिसाब कैसे देंगे। इन्होंने नयाब की तरफ देखा था। इनका वही हाथ जिसकी गिरफ्त दिलकश के हाथ पर मजबूत थी। दिलकश बेगम ने रोते हुए इस हाथ पर सर रख दिया था। नयाब, मैं चाहकर भी तुम्हारे अब्बू जैसी नहीं बन सकती, तुम्हारी सुतीली माँ जैसी नहीं बन सकती, मैं मतलब ही नहीं बन सकती, मैं खुदगर्ज नहीं बन सकती, मैं इन जैसी चाहकर भी नहीं बन सकती। तुम्हारी शादी के बाद हम इन लोगों से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम देख लेना बेटा। मुंह सुर्ख हो गया था इनका। नयाब का चेहरा हाथों में लिए इन्होंने बहुत प्यार से कहा था और वहाँ से चली गई थी। नयाब की आवाज़ पर भी इन्हें नहीं रुकी थी वो। जरान फुप्पो ने चाय भेजी है। जरान के हाथ में जो सिगरेट थी वो इस बालकॉनी से जल्दी से नीचे फेंक दी थी, जो और कुछ सेकंड के बाद एक लड़कियों जैसी चीख सुनाई दी थी सनी की। अम्मी, जला दिया मेरा हाथ। जरान कभी मुँह धुआं हवा में उड़ा रहा था तो कभी हाथों से। नयाब बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई थी जब जरान ने चीख सुनी और पानी की जगह वो चाय सनी पर फेंक दी थी ताकि इसका दर्द रुक जाए। अब्बू, और चाय गिरने पर इसकी चीखें आसमान छू रही थी। हा हा हा, जरान वो चाय थी, ये लीजिए पानी। जरान ने पूरा जग उंडेल दिया था सनी पर और खामोश हो गई थी। दोनों ने बालकॉनी से नीचे झुककर देखा था। सनी कभी अपने आप को देख रहा था तो कभी अपने गीले मोबाइल को। जरान कानों पर हाथ रख लीजिए, सनी का वॉल्यूम खुलने लगा है। मेरा मोबाइल। अम्मी, अब्बू, नयाब बाजी। जरान जल्दी से पीछे हुआ था जब सनी ने गुस्से से ऊपर देखा था और फिर चिल्लाते हुए अंदर चला गया था। हा हा हा, पागल लड़कियों की तरह रो रहा है। जरान ने कहका लगाया था। वो खिलकर हंसा था। इतने वक्त के बाद हंसते हंसते इसकी नज़र नयाब के हाथ पर पड़ी थी जिस पर जरान के बहुत महंगे सिगार का पैक था जो इसने अभी उठाया था। मैं जानती हूँ आप स्मोकिंग करना शुरू हो गए हैं, पर अब नहीं जाती। कब से बताना पसंद करेंगे नयाब। अब वो चाय का कप जरान के सामने रखा था जो बहुत शर्मिंदा हुआ था नयाब की बात से। नहीं, तुम लगती क्या हो मेरी जो मैं तुम्हें बताऊँ। ये बातें सबसे शेयर नहीं कर सकते, पर इस सिगरेट पीने की वजह मोहब्बत में नाकामी नहीं है। मैं इन आशिकों में नहीं जो दिल बर्बाद होने के बाद गुर्दे फेफड़े भी बर्बाद कर देते हैं। बॉडी का एक ऑर्गन डैमेज हो जाए काफ़ी नहीं। वो खुद भी हंसा था और नयाब अल्तमश भी पहली बार जरान आबदी के सामने इस तरह हंसी थी। हा हा हा, सीरियसली तो क्यों पी रहे हैं? बस दिल लगी के लिए। इसे मैं बहुत जल्दी छोड़ दूंगा, देख लेना। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है जरान, आपकी आदत से वाकिफ़ हूँ मैं, छोड़ने में बहुत माहिर हैं आप। खैर, फुप्पो ने चाय भेजी थी सवेरा बाजी, मुझे कहीं नज़र नहीं आई तो आपको देने आ गई। नयाब ने बात ख़त्म करके बाहर जाने की थी। घर में और मुलाजिम भी है नयाब, तुम्हारी शादी में कुछ दिन रह गए, तुम अब घर के काम करना छोड़ दो और मेरे कमरे में इस वक्त अकेले आना भी मैं नहीं चाहता। तुम्हारे नाम पर कोई हुर्फ आए मेरी वजह से। वो ये कहकर पीछे मुड़ गया था। नयाब ने जब जरान की पुश्त को देखा तो वो मुस्कुरा दी थी। अब आपको बहुत ख्याल आया है आपकी कैट और वो रैगिंग की वजह से। जब आधी रात को मैं कभी ड्रग क्लब में पहुंच गई थी तब मेरे नाम पर आने वाली बदनामी का नहीं सोचा था आपने? अगर इस वक्त अफनान वहाँ नहीं आते तो मैं किसी जेल में होती। कैसा सलूक होता मेरे साथ, क्या नहीं पता था आपको? बातें करना बहुत आसान होता है जरान, मुझे असल ज़िंदगी में दो बातें अच्छी नहीं लगी कभी। एक गलती करना, फिर इस पर पछताना। पहले मोहब्बत का मजाक बनाना और फिर मोहब्बत करके खुद मजाक बन जाना। आपको आसानी लगती होगी ना, पर जरान कुछ बातें माजी की भुलाए नहीं भूलती। वो जो इंसान मेरे सिया रंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता था अब बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जो डंके की चोट पर दिल दुखाता आया अब माफ़ी मांगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जो चेहरे पर एक शिकन लाए बगैर खावर का रिश्ता घर ले आया था अब मुझे किसी और से शादी करने से रोकता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जरान आबदी, अब आप मुझे अच्छे नहीं लगते, ना तंज करते हुए मोहब्बत करते हुए। इश्क से रूह दाद ना पूछे कोई, इश्क आँखों में उठाकर वो गिरा देता है। जब भी पूछा है कि अनजान
जामे मोहब्बत क्या है, दिल बताता है वो फिर दिल को मिटा देता है। इसके कदम जैसे जैसे इस कमरे से बाहर गए थे, ज़रान आबदी आंखों से वैसे वैसे पानी के कतरे छलके थे। नायाब अल्तमश, इसकी आवाज़ वापस ऐसे ही सुनाई दे गई थी, एक सरगोशी बनकर। मुझे मार्को इसी हफ्ते चाहिए, तुम इसे जल्दी से जल्दी भिजवा देना। अफनान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी, इसे गुस्सा भी था, सब कुछ ख़राब हो रहा था। पहले ज़रान के साथ लड़ाई, फिर नायाब इसकी कॉल्स इग्नोर कर रही थी और अब मार्को को एक आखिरी ऑप्शन था, नायाब से बात करने का अफनान के पास। शिट, इसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराते टकराते बची थी। अंधे हो क्या, बदतमीज़ नज़र नहीं आता क्या? दूरी गाड़ी से कुछ लम्हात के बाद एक खूबसूरत लड़की हील्स पहने बाहर निकली थी और आते ही अफनान की गाड़ी का शीशा नॉक किया था गुस्से से। एक्सक्यूज़ मी मैडम, आपको नज़र नहीं आता कौन सी लाइन में आई हो आप? ओ शिट, आपके सर से खून निकल रहा है। अफनान गाड़ी से टिश्यू लेने के लिए मुड़ा था तो एक जानी पहचानी आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए थे। रानिया, इट्स सेम काइंड ऑफ जोक, इट्स सम काइंड ऑफ जोक, इसने सख्त लहजे में पूछा। जानती हूँ मैं, मेरे नाम से भी नफ़रत है तुम्हें, पर यार पुरानी दोस्ती के लिए बंदा ज़ाहिर किए बगैर रह नहीं सकता क्या? यार राइट, पुरानी दोस्ती माय फुट। अफनान वापस गाड़ी में गया और टिश्यू पकड़ कर लाया था। ये लो, साफ़ कर लो तुम। रानिया ने अपने चेहरे से बाल पीछे करते हुए माथा अफनान की जानिब बढ़ाया था। तुम्हारी वजह से लगी है चोट, अब करो तुम साफ़। ओके फाइन। वो टिश्यू बॉक्स वहाँ रानिया की गाड़ी पर रखकर अपनी गाड़ी की तरफ गया था। गाड़ी स्टार्ट की और कुछ देर में गाड़ी वहाँ से चली गई थी। हाँ हाँ हाँ, इतना तो तुम्हें जानती हूँ, मेरे 10 गिनने तक तुम्हारी गाड़ी फिर से सामने होगी। और वही हुआ था। गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, नहीं मैं किसी से लिफ्ट ले लूँगी। वो अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। वो तुम्हें मैं कह रहा हूँ बैठो गाड़ी में। पुरानी दोस्ती का लिहाज करते हुए वापस आया हूँ। मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से अपना पर्स और मोबाइल ले आई थी। पाकिस्तान कैसे आना हुआ? एक बहुत ज़रूरी काम था बस। इसी सिलसिले में अफनान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और फिर से टिश्यू का दूसरा बॉक्स रानिया के तरफ बढ़ाया था। इतनी फ़िक्र हो रही तो खुद साफ़ कर दो ना, जैसे पहले करते थे अपने रुमाल से। वो रुमाल जब से मैंने अपनी मंगेतर को दिया है, इसके बाद से मेरा रुमाल मैंने किसी गैर लड़की को नहीं दिया। रानिया, शराकत ना इससे मंजूर है ना मुझे पसंद है। अफनान को ज़रान का चेहरा नज़र आया था और स्पीड तेज़ हो गई थी। रानिया की आंखों से एक आंसू नीचे गिर गया था। वो तो सच सुना मैंने, बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए हो अफनान, बहुत जल्दी। इतने सालों को बहुत जल्दी कह रही हो। चलो तुमसे तो अच्छा रहा ना, तुम तो रिश्ते में होने के बावजूद भी नए रिश्ते बनाना चाहती थी ज़रान आबदी के साथ। वो मेरा बचपना था, गलती थी ज़रान के लिए ऐसा सोचना भी। इसकी आवाज़ इतनी भारी हो गई थी और जब बिखरे बालों को एक साइड पर करके इसने अफनान के हाथ पर हाथ रखा तो इसकी उंगलियां अफनान की मंगनी की अंगूठी पर थी। तुम्हारी इंगेजमेंट रिंग बहुत प्यारी है। चेहरा विंडो की तरफ की अपने आंसू साफ करते हुए कहा था इसने। अफनान रानिया के होटल पहुंचने के बाद भी खामोश रहा। अफनान, मैं भी यहीं रुकी हूँ, हो सके तो एक बार अपनी शादी से पहले मुझसे मिलकर ज़रूर जाना ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। रानिया अंदर चली गई थी। ज़रान आबदी, अगर ये तुम्हारा प्लान है तो बहुत ही कोई फ्लॉप प्लान है। इसने गुस्से से ज़रान को फ़ोन मिलाया था। अफनान, यूसुफ, अगर मुझे तूने दोबारा फ़ोन किया तो। रानिया को पाकिस्तान तूने बुलाया? ज़रान। अफनान ने ज़रान की बात काट दी थी। रानिया कौन? ओह रानिया, अफनान तेरी तरह अभी इतना नीचे नहीं गिरा मैं, दोबारा सबूत के साथ इल्ज़ाम लगाना। ज़रान ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। क्या रानिया सच बोल रही? ज़रान भी झूठ नहीं बोल सकता मुझसे, बस खैरियत से निकाह हो जाए ना आपसे। कुछ दिन बाद। मैं आप सबको बता रही हूँ, मेरे साथ अनीसा बाजी अच्छा नहीं कर रही। यास्मीन बेगम रोते हुए फ़ाखरा बेगम के गले लग गई थी। कमरे से बाहर पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और कमरे में यास्मीन बेगम, फ़ाखरा बेगम, कमल बेगम कुछ बच्चों के दरमियान बैठी दिलकश बेगम की हर तरह की बुराई करके सच्ची हो रही थी। यास्मीन ताईजान, आपकी जगह वो शादी होने के बाद नहीं ले सकी तो आप लेंगी? सहर ने गुस्से से कहा था। आप फिक्र क्यों करती हैं, वो दोनों सिया रंग बहुत जल्दी इस घर से जाने वाले हैं। सवेरा ने भी इतनी ही नफरत से बोला था। और अनीसा बाजी की फ़िक्र ना करो, बस अपने आप को इनकी ज़िंदगी से जाने दो, सबकी ज़िंदगियाँ ठीक हो जाएंगी। सवेरा की शादी ज़रान से ही होगी। फ़ाखरा पुप्पो ने एक और झूठी तसल्ली दी थी। इन लोगों को क्या पता था कि काया एक बार फिर पलटने वाली है, हमेशा की तरह। जो जिसकी कदर में होता है इसको मिलता इंसान क्यों भूल जाता है ये सब। नायाब, ज़रा सी शर्म नहीं आती ना आपको? पानी वाले ज़रान ने पीछे किया तो आप इस ज़रान के पीछे हो ली। लड़की जब से आई हूँ देख रही हूँ, ऐसे भागे हुए जाती हो जैसे पता नहीं क्या है। इतना सर पर चढ़ गए हैं वो ज़रान जिन्हें आप इतनी लिफ्ट करवाती हैं। आज फिर नायाब के हाथ में एक स्केल था जिससे वो अपनी पानी वाली बेटी को डांट रही थी और जैसे ही पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी वो पानी वाली नायाब ऐसे ही उड़ती हुई ज़रान के पास भाग गई थी। नायाब का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। इसने स्केल का इशारा किया था। वो बत्तख ज़रान के शूज़ के पीछे छुप गई थी। वो जाना तो मेरे साथ ही है लड़की तुमने। नायाब उठकर खड़ी हुई थी इस तरह से। अंदर जाने से पहले ज़रान की बात ने इसे शॉक और हक्का बक्का छोड़ दिया था। तुम जाना चाहती हो नायाब अल्तमश, तुम जा सकती हो, पर अब ये दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे। मैंने सुना था वहाँ तुम्हारी दूसरी औलाद भी है, क्या नाम था
उस कुत्ते का। ज़रान ने अपनी हंसी को काबू करके नायाब से सख्त लहजे में पूछा था, जिसका चेहरा और लाल हो गया था गुस्से से। वो कुत्ता नहीं है, मार्को नाम है इसका, और अपने बच्चे को तो मैं साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा देख लेंगे। कल रात को जिसे वो फोटोज जला दी थी, इन्हें भी मुझसे छीनना चाहती हो तुम? वो 2 कदम आगे बढ़ा था और नायाब पीछे। नायाब देखे किसी साथ लेकर आया हूँ। दूर खड़े अफनान से जब ज़रान की नज़दीकी नायाब के पास बर्दाश्त न हो तो इसने मार्को को नीचे छोड़ दिया था, जो भागे हुए नायाब के पास चला गया था। अस्सलाम वालेकुम नायाब। हाय ज़रान। पर ज़रान अंदर चला गया था बिना कुछ कहे। अब इसकी आंखें बातें करने लगी थी नायाब से, जैसे इसके लफ्ज़ साथ नहीं देते थे। जब दुआ में मांगने वाला इंसान किसी और का हो जाए तो लफ्ज़ दम तोड़ जाते हैं ज़बान तक आते आते। मार्को मेरे बच्चे, आई मिस यू सो मच। नायाब बागीचे में मार्को को ले गई थी। वो घर के अंदर ले जाकर कोई इशू नहीं बनाना चाहती थी। वो जैसे ही कुर्सी पर बैठी थी, सामने वाली कुर्सी पर अफनान बैठ गया था, जिसके बारे में वो भूल ही गई थी। नायाब, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी अफनान सर, मैं ऐसे अकेले में नहीं बैठकर बात कर सकती। वो जैसे ही उठने लगी थी, अफनान ने इसका हाथ पकड़ लिया था। मार्को की मौजूदगी है, हम अकेले नहीं। वो हंसा था पर इसकी आंखें उदास थीं। इसका लहजा भरा भरा था, जिसने नायाब को वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। जी कहिए अफनान। नायाब, मैं माजी की कुछ शर्मिंदगी से भरी बातों का एतराफ़ करना चाहता हूँ निकाह से पहले। ओह, नायाब के मुँह से बस यही निकला था। नायाब सोचा नहीं था जो माजी में कर रहा हूँ आने वाले कल में बताने से भी कतराऊँगा। मैं अभी तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही। बस इतना जान लो, जवानी के नशे में कुछ गुनाह सरजद हुए हैं मुझसे, जो अभी तक मेरे लिए गुनाह नहीं थे, पर तुम्हारे आने के बाद वो तमाम काम मुझे अंदर तक शर्मिंदा कर गए हैं। पता नहीं क्या कर दिया तुमने, तुम्हारे किरदार ने, और अब मैं कन्फेस करना चाहता हूँ नायाब सब कुछ। आप बस एक बात का जवाब दे दीजिएगा, क्या आप इन सब गुनाहों पर दिल से शर्मिंदा हैं? क्या आपको लगता है जो आपने माजी में किया वो सब गलत था? क्या पछतावा है आपको? नायाब की नज़रें झुकी हुई थी और अफनान के जहन में सिर्फ ज़रान की वो बातें घूम रही थी जो इसने नायाब के किरदार के बारे में कही थी। नायाब, कल तक नहीं था, आज हूँ, ये सोचकर कि तुम मेरी शरीक हयात बनने वाली हो, और मैं आज नज़रें नहीं मिला पा रहा तुमसे। वो नायाब के हाथ पर हाथ रखने वाला था। नायाब ने हाथ पीछे कर लिया था। अफनान, गुनाह की लज्जत कुछ पल की होती है और अजाब सारी ज़िंदगी का। वो जो ज़िंदगी आपने मंगनी से पहले जी ली, जो गुजार ली है, इसका हिसाब मांगने वाली या आपको मैं जज करने वाली कौन होती हूँ? अब मंगनी के बाद अगर आपने ऐसा कुछ करेंगे तो फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊँगी। वो माजी था जो चला गया। अगर आप शर्मिंदा हैं तो आने वाले कल में आप वो गुनाह नहीं करेंगे। अफनान, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर शादी के बाद चीट नहीं, झूठ नहीं। अब आपने मेरे नाम की अंगूठी जिस हाथ में पहनी, इस रिंग को पहनकर धोखा देंगे तो शायद बर्दाश्त न कर पाऊँ। तुम अनमोल हो, तुम जानती हो नायाब। हाँ हाँ हाँ, अब इतनी जल्दी आप जनाब से सीधा तुम पर। हाँ हाँ हाँ, आप कह कहकर थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली बीवी मेरी बीवी से पहले मेरी दोस्त बनकर मेरी ज़िंदगी में आए। वो अफनान की बात पर बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी और उठ गई थी। नायाब, हो सके तो ज़रान से दूर रहना। मैं नहीं चाहता मेरे माजी को लेकर वो तुम्हें मुझसे बदगुमान करे। नायाब जाते जाते रुक गई थी और मुड़कर अफनान की तरफ देखा था। ज़रान ऐसा क्यों करेंगे, आपसे बदगुमान क्यों करेंगे? इसने मार्को को नीचे उतार दिया था, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ, वो ज़रूर कोशिश करेगा। नायाब, बस दूर रहना। मैं नहीं चाहता लास्ट मोमेंट पर कुछ भी गलत हो। आप फिर ज़रान आब्दी को जानते ही नहीं है अफनान। वो सेल्फ मेड मैन है, चंद लफ्ज़ों में बात मुकम्मल करके गहरी खामोशी से बातें करने वाला। ही इज़ नॉट प्लानिंग गेमर्स विद अदर इमोशंस। वो किसी के जज्बात के साथ कभी बदगुमानी के खेल नहीं खेल सकते। अगर आपके खिलाफ करना होता तो कब का कर चुके होते। अगर खेल खेलने होते तो वहाँ बाहर तक आ जाते मेरे पीछे। ज़रान आब्दी ऐसा शख्स है जिसे जब नहीं थी तो मैं तो नहीं थी मुझसे, ना चाहत ना मोहब्बत, और जब हुई तो बेपना हुई, चाहत भी मोहब्बत भी। वो जो नुमान को लेकर सारा घर सर पर उठा चुके थे, अब खामोश क्यों हैं? लोग खामोश नहीं होते, मोहब्बतें खामोश करवा देती हैं। ठुकराए जाने पर वो लोग शोर मचाते हैं जिनका मोहब्बत में कोई ज़र्फ़ नहीं होता। जिनको मोहब्बत खुददार हों वो खामोश हो जाती हैं, बदगुमानियाँ पैदा नहीं करती। वो आपके दोस्त हैं पर आप इन्हें नहीं जान पाए। मैं इन्हें जानती हूँ, मैं इनकी मोहब्बत हूँ, वो जिसे इन्होंने हासिल करने की नहीं, पाने की कोशिश की, पर वो शायद नायाब अल्तमश को समझते हैं, जान चुके होंगे कि मुझे हासिल करके भी इन्हें भी नहीं पा सकेंगे। वो तो बिना लड़े पीछे हो गए। मेरी हाँ के बाद मैंने इनके मुंह से मेरे लिए वो अल्फाज नहीं सुने। अब आप बताएं, जो अपनी मोहब्बत को लेकर खामोश हो जाए और आपके लिए कैसे बदगुमानियाँ डाल देंगे मेरे दिल में। अफनान नायाब अंदर चली गई थी, पर वहाँ एक नहीं 3 लोग शौक खड़े थे। दिलकश बेगम, ज़रान आब्दी, अफनान यूसुफ। और ये इतना जानती है फिर भी मुझे चुन लिया इस शख्स पर जैसे ये जानती हो, और वो जो इसके किरदार की कस्में खाता रहा। कल क्या मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकता था जैसे ज़रान दे रहा है? पर नायाब कुर्बान करने वाली मोहब्बत नहीं है, वो सराहे जाने वाली अनमोल मोहब्बत बनेगी मेरी। अफनान अब दिल में से मुतमईन था, इसे सुकून था दिल का बोझ हल्का करके, और यही समझता था ये जीत गया। ज़रान आब्दी वो खिलाड़ी है जो इस वक्त अपनी चाल नहीं चलता जब तक सामने वाले को इसकी जीत का यकीन ना हो जाए। वो मेरी थी अज़ल से और वो मेरी रहेगी। नायाब अल्तमश ज़रान आब्दी की कदर में लिखी हुई है। अब ये बात दुनिया अफनान यूसुफ को बताने का वक्त आ गया। यहाँ अगर निकाह होगा तो वो इसका और मेरा होगा। इसके नाम के साथ मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं जुड़ेगा कभी भी। ज़रान आब्दी का वादा है। वो पुरसुकून मुस्कुराहट होंठों पर सजाए अंदर चला गया था।
अफनान तुम यहाँ। अफनान दरवाज़ा खुलने पर होटल के रूम में दाखिल हो गया था। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता, वापस चला जाऊँ? पर रानिया ने इसका हाथ पकड़ लिया था। नहीं बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करूँ? काफ़ी गुस्से में लग रहे हो क्या तुम? कुछ वक्त के लिए ज़रान को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती रानिया, लाइक इसे अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती? रानिया ने गुस्से से अफनान का हाथ झटक दिया था। व्हाट, तुम्हें क्या लगती हूँ मैं मर्दों को माइल करूँ? तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो? डैमेट, जो रिश्ता माजी में था इसका लिहाज कर लेते तुम। आई एम सॉरी। मैं वो अफनान को अपनी ही कही हुई बात की अब समझ आई थी। रानिया की आंखों से बहते आंसू ने इसे और ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया था। नहीं, तुम सॉरी नहीं हो। तुमने इस दिन के बाद अपनी राय बना ली है मेरे लिए। अगर एक लड़की एक बार एक गुनाह कर जाए तो इसका मतलब ये नहीं वो गुनाह बार बार दोहराए। ये अफनान यूसुफ, आप दफ़ा हो जाएं। और एक बात, अभी तक मैं चाहती थी कि तुम वापस आओ, पर अब नहीं। तुम वो अफनान हो ही नहीं। डैम यू। इसने अपना चेहरा गुस्से से साफ करके रूम का दरवाज़ा खोला था और बाहर निकल जाने का कहा था अफनान को, पर वो दरवाज़ा इसी तरह से बंद किया था अफनान ने और इसी दरवाजे के साथ जलाल से बंद कर दिया था रानिया को इसने। और मुझे ऐसा बनाया किसने? मैंने कहा था मेरे होते हुए मेरे दोस्त के साथ दोस्तियां बढ़ाओ। मुझे गैरों से पता चल रहा था तुम ज़रान पर मर मिटी हो। डैम यू रानिया चौधरी, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बनाऊँ तो कैसे माफ़ी मांगूँ? तुमने ब्रेकअप करके सज़ा दी, वो कम नहीं थी? तुमने निशा के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाकर जो मेरी रूह तक ज़ख्मी कर दी, वो कम नहीं था? अफनान, आज की बात ने मुझे और ख़त्म कर दिया गलती पर। अब क्या जान लोगे मेरी ऐसी वाहियात बातें करके? अगर जी नहीं भरा तो मुझे ऐसे ही मार दो तुम, या फिर ठहरो, मेरे पास है इलाज इसका। वो अपने पर्स की तरफ झुकी थी अफनान को पीछे धक्का देकर, जो अभी तक एक शॉक्ड हालत में था रानिया की बातें सुनकर। रानिया, छोड़ दो ये गोलियां। नहीं, रोज़ रोज़ मैं इन्हें खा कर तंग आ गई हूँ। इसने जैसे ही वो शीशी खोली थी अफनान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था इसे, जिससे वो बिस्तर पर गिर गई थी रोते हुए। इसकी आवाज़ इस कमरे की चारदीवारी में गूंज रही थी। अफनान ने कोने में फेंक दी थी वो गोलियां। वो वहीं बैठ गया था पास, इसके कंधे से बाल पीछे करके। इसने रानिया का चेहरा अपनी तरफ किया था। रानिया, ऐसी हालत मेरी भी थी, तुमने इतना ही कमज़ोर कर दिया था मुझे। समझ नहीं आई थी बेवफाई करने वाले सामने वाले को तो बर्बाद करते हैं, पर खुद पर भी बहुत जुल्म कर जाते हैं। रानिया के चेहरे से आंसू साफ करते हुए, कब इसका चेहरा इतना करीब हो इसे पता ही नहीं चला। आई लव यू अफनान, इस एक गलती की सज़ा इतनी तवील ना करो कि तुम्हारी सज़ा मेरी जान ले जाए। शिश, बस चुप कर जाओ। बातें इस रात की तारीकी में गुम हो गई थी। आने वाली सुबह किसे पता था अफनान यूसुफ की सारी खुशियाँ खा जाएंगी। शादी के दिन किस तरह गुजरे पता ही नहीं चला। जो लोग खुश थे वो भी खुशियाँ मना रहे थे, और जो खुश नहीं थे वो भी रिश्तेदारों को दिखाने के लिए खुशियाँ मना रहे थे। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी आफाक आबदी ने, और जो कमी बेशी थी वो राहिल साहब ने पूरी कर दी थी। अनीसा बाजी ने सबको इन्वाइट किया था दिलकश के साथ। अब इनकी बात हुई थी तो माजी की बातें करने से दोनों जानिब से गिरेज किया था। इन दिनों 3 लोग पूरी तरह खामोश हो चुके थे। ज़रान, नायाब, अफनान। घड़ी की सुई की तरह ज़रान की ज़िंदगी का एक एक लम्हा कट रहा था। नायाब तो सबसे ज़्यादा खुश नसीब निकली। हाँ बहन, इतने अमीर लोग मिल गए और लड़का इतना खूबसूरत। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। मुझे तो कोई प्यार वार का चक्कर लगता है, वरना कैसे नायाब जैसी लड़की को इतना अच्छा लड़का और ख़ानदान मिल सकता है। इन औरतों की बातें ख़त्म हो ही नहीं रही थी। दिलकश बेगम उठकर दूसरी जानिब चली गई थी। आज मेहंदी का फंक्शन था जो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। यहाँ कुछ देर में लड़के वालों ने भी आना था। यहाँ अम्मी बस 2 मिनट में आई। जल्दी मैं कांच की चूड़ी टूटकर नायाब की कलाई में लग गई थी। आउच। नायाब ने बाकी चूड़ियाँ वहीं टेबल पर रख दी थी जो सिरकते गिरकर टूट गई थी। या अल्लाह, ये सब इसकी बात कट गई थी जब दरवाज़ा खुला था और ज़रान आबदी वाइट सिल्वर सूट में अंदर दाखिल हुआ था। इसकी शेप भी बहुत बढ़ गई थी जो अब सही मायनों में देवदास जैसा लगा था। नायाब को महसूस नहीं हुआ कब इसकी नज़रें नायाब के हाथ से बहते खून पर पड़ी। ये क्या हुआ? तुम किसी को हेल्प के लिए बुला लेती? अगर तुम्हें कोई लड़कियों जैसा साज सिंगार करना नहीं आता तो वो इसे बेड पर बिठाकर रूम में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा था। वो बेड की लेफ्ट साइड पर वाले टेबल में है। नायाब ने आहिस्ता से जवाब दिया था। ज़रान आबदी के इस तरह कमरे में आ जाने से पहले ही इसकी धड़कनें बहुत तेज़ होना शुरू हो गई थी। जो शख्स इतने दिनों से नज़रें चुरा रहा था आज इसे सामने पाकर वो बहुत नर्वस हो रही थी। शायद इसलिए भी कि इन दिनों से वो गुजर चुकी थी जब ज़रान की शादी सवेरा से होने वाली थी। हाथ दो पर ज़रान में हाथ नहीं लगाऊंगा, बस इस कॉटन से साफ़ करूंगा। और इसने वैसे ही किया था, हाथ भी नहीं लगाया था। वो जिस तरह अपना हाथ को नायाब की उंगलियों के साथ टच भी नहीं होने दे रहा था। नायाब की नज़रें झुकी हुई थी और ज़रान आबदी के चेहरे को छुप कर देख भी रही थी। इतनी शेफ क्यों बढ़ा ली है? डर लग रहा था कि कोई रिश्ता ना दे, इसने शरारती लहजे में पूछा था। इसे पता था कि इनकी आखिरी गुफ्तगू होने वाली। हा, इतने बिना शेफ के नहीं आते जितने अब आ रहे हैं। और सवेरा जल कुकड़ी की तरह हर लड़की से लड़ाई की जा रही। हा, सवेरा बाजी बिना वो दोनों हंसते हुए चुप हो गए थे। हमेशा खुश रहो जहाँ भी रहो नायाब, एक फ़ोन कॉल पर मुझे अपने सामने पाओगे।
इसे कहना तुम्हारी कदर करे वरना मैं इसे बहुत मारूंगा ज़रान। नयाब आज मेरी मोहब्बत की तजलील मत करना, जाते जाते जाएगी ये मेरे दिल से। अब तुम्हें हरगिज़ तुम्हें दरगुजर करके भी देख लिया, तुम्हें हट करके भी देख लिया और तुम्हें मनाकर भी देख लिया। पहले मेरा दिमाग नहीं अपना रहा था मेरी मोहब्बत को और फिर तुम्हारा दिल। अब जुदाई हो गई तो मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत फ़लसफ़े हैं, बातें हैं, पर मोहब्बत इन ज़बानों से भी आगे की दास्तान है। इसने जब नहीं समझा तो पूरी दुनिया भी समझा ले तो नहीं समझेगी, और जब समझ जाना चाहती तो एक पल में समझ जाती है और रास्ता अलहदा कर लेती है। जैसे तुम्हारी मोहब्बत बिना किसी के समझाए तुम्हारी समझ गई और लाताल्लुक़ हो गई मेरी मोहब्बत से। पर मुझे सबके समझाने पर भी समझ नहीं आ रही। मेरे पास अब सिर्फ दुआएं हैं तुम्हारे लिए। खुश रहो। नयाब के सर पर हाथ रखकर वो वहाँ से चला गया था और इसके हाथ पर जब नज़र पड़ी तो वहाँ हल्की सी पट्टी भी लगा गया था। वो नयाब अल्तमश की भरी हुई आंखें अब छलक गई थी। कहाँ से आ रहे हो तुम अफनान? फ़ोन क्यों बंद था तुम्हारा? आज मेहंदी के फंक्शन में कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब तुम वहाँ नहीं पहुँचा और अब चोरों की तरह कमरे में जा रहे हो। यूसुफ साहब ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में पूछा था, पर लहजा बहुत सख्त था। इनको पता था घर में मेहमान भी मौजूद हैं, बहुत सारे। अब्बू एक मीटिंग आ गई थी और तुम जानते भी हो क्या बहाना दे रहे हो अफनान। कौन सी मीटिंग? पाकिस्तान में तुम्हारी मेहंदी थी। आज अगर मीटिंग थी भी तो कैंसिल कर देते। ज़ेबा बेगम की आवाज़ ज़रा कम नहीं थी, वो ऊँची आवाज़ में बोली थी। वो अम्मी आई एम सॉरी। ओके सॉरी बोल दिया मैंने, प्लीज़ बख्श दें मुझे। इसकी आंखें रेड हो गई थी गुस्से से और वो सीधा अपने कमरे में चला गया था। देख लिया आपने, मैं ना कहती थी कुछ तो गड़बड़ है। यूसुफ ये अपने आप में है ही नहीं। इतने दिन से घर से एक फ़ोन कॉल पर ऐसे भाग जाता है। पाकिस्तान में कौन सी मीटिंग? ज़ेबा मुझे लगता है अफनान किसी बात को लेकर परेशान है। कल निकाह होने के बाद हैंडल कर लेंगे अफनान को। शादी के बाद इसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। तुम जानती हो ज़ारान के साथ भी इसकी काफ़ी लड़ाई हुई है। आपका बेटा है इसलिए इसकी इतनी साइड ले रहे हैं। और वो रानिया, इस लड़की ने दोबारा से रब्ता किया हमारे बेटे के साथ। पिछले हफ्ते यहाँ भी आई थी। वो इसे क्या कहेंगे? अगर अफनान ने कोई गलती माजी की तरह कर दी तो वो अपने हाथ से गंवा देगा नयाब जैसे अनमोल हीरे को। वो चली गई थी पर मेहमान चिमगोया करना शुरू हो गए थे पीछे से। नयाब को ले आए। वो दूसरे कमरे में सब बाराती आ गए अफनान भाई की फैमिली के साथ। अफनान भाई नहीं है, ज़रान भाई। सनी ने ज़रान के कान में आहिस्ता से बात की थी। चले नयाब को ले आए। दिलकश आप अनीसा बाजी आप भी साथ चलें और यास्मीन को भी ले आए। मैं किसी से इसका हक नहीं छीनना चाहती। रुक जाएं, अभी नयाब को कमरे से बाहर लेकर ना आए। मैं अफनान से मिल लूँ फिर आप इसे बाहर लाना। और प्लीज़ फ़ाखरा खाला, आप में से कोई भी इससे पहले नयाब के कमरे में गया या कोई तस्दील की तो आप देख लीजिएगा। ज़रान सनी और अपने वालिद साहब के साथ मेन हॉल में चला गया था। अनीसा बाजी देख लें कैसे बातें करके गए हैं। मुझसे नयाब का असर हो रहा है। अच्छा हुआ मुसीबत टल रही है, वरना खुदा का वास्ता चुप कर जाओ फ़ारो। बस कोई एक वक्त तो ये नफ़रतें साइड पर रख कर सोचो। अच्छा हुआ अल्तमश भाई और दिलकश ने आपकी बातें नहीं सुनी। वो कमरे में चली गई थी। इनका भी दिल घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। कहाँ है अफनान? ज़ारान ने एक कॉर्नर पर खड़े अफनान की फैमिली को देखकर वहाँ तक का फैसला कुछ कदमों में तय किया था। बेटा अफनान की गाड़ी बिल्कुल साथ ही थी, पर वो अब्बू अफनान का फ़ोन लग गया है, बात कीजिए अफनान। ज़ारान ने यूसुफ साहब से मोबाइल खींचकर कान पर लगाया था और दूसरे हाथ के इशारे से इसने दूर खड़े अपने दोस्त को इशारा किया था। ज़ारान अफनान वो तेरी रात तक रही है, इंतज़ार करिए तेरा दुल्हन के जोड़े में। मैं तुझे 5 मिनट दे रहा हूँ, मुझे बता कहाँ है तू। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैं वापस नहीं आ सकता, बहुत दूर निकल आया हूँ ज़रान, तेरा रास्ता साफ़ हो गया, अब मैं नहीं आऊँगा वापस। मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। नयाब से बकवास मत कर, लोकेशन बता, तुझे जान से मार दूंगा मैं। अफनान की फैमिली हाइपर हो गई थी। ज़रान ने इस कदर गुस्से में कराया था अफनान और फ़ोन काट दिया था अफनान ने। रुस्तम इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो जल्दी। ज़रान बेटा क्या कहा अफनान ने? कहाँ है वो? यूसुफ साहब ने जैसे ही ज़रान के कांधे पर हाथ रखा था ज़रान ने झटक दिया था। आपका भगोड़ा बेटा भाग गया है, बेगैरत मुझे कह रहा है मैं माफ़ी मांग लूँ, नामर्द कहीं का, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़रान भाई एयरपोर्ट की लोकेशन है। और ज़रान ने सर पर बंदी पगड़ी उतार कर यूसुफ साहब के सामने फेंक दी थी और वहाँ से बाहर चला गया था। गहमी में किसी को खबर नहीं हुई, पर रुस्तम ने ये बात आगे बता दी थी और वहाँ से ये बात घर की ख़वातीन से होती नयाब के कमरे तक जा पहुँची थी। अफनान भाई ने शादी से इनकार कर दिया। सहर ने ड्रामाई अंदाज में कहा था। अल्तमश साहब, अनीसा बेगम, दिलकश बेगम अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। ज़रान भाई बहुत गुस्से में इन्हें लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट। नयाब ने अपने लहंगे को दोनों हाथों से पकड़ा और रूम से बाहर चली गई थी। वो इतने मेहमानों के दरमियान से गुजरते हुए कब हॉल से बाहर गई थी, पार्किंग में कब इसे गाड़ी के सामने खड़ा हो गई थी। व्हाट दी हेल नयाब, सामने से हटो, अंदर जाओ तुम, अभी अफनान को देर हो जाए। नयाब गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई थी ज़रान के साथ। जल्दी चलें, ये 2 लफ्ज़ इसने कहे थे और ज़रान ने मुट्ठी बंद कर ली थी। आज नयाब अल्तमश के लहजे में उदासी और मायूसी देखकर, सर आप इस टर्मिनल में चले जाएँ, वो प्राइवेट प्लेन पर जा रहे हैं। एक गार्ड ने ज़रान के पास आकर बात की थी, पर नयाब ने सुन लिया था। वो भी इसी डायरेक्शन में चली गई थी जहाँ गार्ड्स ने इशारा किया था। अफनान जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने कहा था मुझे ठुकराए जाने पर दुख नहीं होगा, कोई अपना
आपने आकर ठुकराएगा तब दर्द होगा। नयाब का हाथ उठ गया था जब अफनान पीछे मुड़ा था। गोल्डन शेरवानी हाथ में, गुलाब के फूलों के हार। इसने इसे हाथ उठाने पर मजबूर नहीं किया था। साथ खड़ी दुल्हन के लिबास में मबलूस लड़की का हाथ अफनान के हाथ में देकर इसका हाथ उठ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने की? रानिया के सामने खड़ा हो गया था अफनान। तुम जाओ, मैं आता हूँ। पर अफनान, रानिया जाओ तो ये वो माजी के गुनाह थे जिनका इतराफ़ करने आए थे आप। नयाब की बात सुनकर रानिया रुक गई थी। नयाब इसकी आंखें जैसे ही उठी थी लाल थी, जैसे वो सोया नहीं हो। अपनी ज़बान से फिर कभी मेरा नाम न लेना अफनान यूसुफ। मैंने सारी ज़िंदगी कभी किसी की बात नहीं सुनी। आपको इज़्ज़त ज़रान पर तरजीह दी, इसलिए मुझे तुमने जलील करवा कर रख दिया सबके सामने। और अब भाग रहे हो। कैसे मर्द हो, कैसे मर्दानगी है तुम्हारी। अगर कहीं और दिल था तो क्यों तमाशा बनाया? अफनान ने सर झुका लिया था जब नयाब की आंखें भर रही थी। यू डिस्गस्ट मी अफनान यूसुफ, मेरा नज़रिया सही था तुम्हें लेकर। तुम शुरू से ही ऐसे थे, इनसेंसिटिव, बिगड़े हुए। तुमने मुझे ही नहीं, मेरी माँ को भी धोखा दिया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अफनान, अगर मेहंदी वाली रात भी तुम मुझे अपनी पसंद बता देते तो मैं खुद तुम्हारी शादी करवाती, जिसे तुम अपने साथ भगा कर ले जा रहे हो। पर आज के दिन दुनिया के सामने, ख़ानदान के सामने तुमने नयाब अल्तमश और इसके ख़ानदान का जो तमाशा बना दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसने अपनी अंगूठी उतार कर अफनान पर दे मारी थी और मुँह साफ़ करके पीछे मुड़ी थी। नयाब, जाने से पहले एक बात सुन लो, बस एक बात। अफनान यूसुफ ने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है नयाब अल्तमश, पर मेरे जैसे गुनाहगार इंसान, तुम जैसी पाकीज़ा, तुम जैसी पारसा के काबिल नहीं। पूरी दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नयाब। मैं दुनिया से डर कर नहीं, तुम्हारी आंखों में नफरत देखने से डर कर भाग